अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में मैं MGT 211 का कोर्स करवाने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 19 to 24 तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। अपडेटेड रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं 2 कंटेम्प्रेरी मोटिवेशनल थ्योरीज। पहली है MC ग्रेगर्स की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, और दूसरी है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मॉडल। बेसिकली जो इसकी फर्स्ट थ्योरी है उसमें उन्होंने डिस्कस ये किया है। MC ग्रेगर की थ्योरी में उन्होंने कहा है कि जो एक्स और वाई थ्योरी थी उसने 2 डिफरेंट व्यूज़ को मतलब के पर्पस किया था, प्रेजेंट किया था। एक था व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर और दूसरा था एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। अब बेसिकली जो थ्योरी एक्स है वो सजेस्ट ये कर रही है हमें, जो थ्योरी एक्स के बारे में अगर बात कर लें तो थ्योरी एक्स हमें सजेस्टमेंट ये कर रही है कि कुछ लोग जो होते हैं वो नेचुरली इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, अनकोऑपरेटिव होते हैं, जिसकी वजह से उनको बेसिकली पनिशमेंट दी जाती है, या फिर वो मतलब कि क्लोजली जो होते हैं वो कंट्रोल टू मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉयज़। और दूसरी बात वो कर रहे हैं थ्योरी वाई की। उन्होंने वाई थ्योरी में ये डिस्कस किया है कि जो कुछ लोग हैं मतलब दावा करते हैं या वो होते हैं मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नेचुरली तौर पर ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, फर्दर कि वो इंटरेस्टेड होते हैं इन बीइंग प्रोडक्टिव। और जो वाई टाइप मैनेजर्स हैं वो फोकस करते हैं आइडेंटिफाई करने में और रिमूव करने में बैरियर्स को, जो कि मतलब कि इनकी परफॉर्मेंस को रोक रही होती है। फर्दर ये कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अडोप्ट भी करते हैं जो है एक्स टाइप या वाई टाइप की जो बिहेवियर्स हैं उनको, बट उनकी सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उस पर मतलब कि वो रिले कर रहे हैं। फर्दर ये कह रहे हैं कि जो ट्रेंड है ये अडोप्ट कर रहा है वाई बिहेवियर, मतलब कि ज़्यादा जो हमारी सोसाइटी में जो अडोप्ट हो रहा है बिहेवियर वो वाई टाइप बिहेवियर है मॉडर्न मैनेजमेंट में जो हम लोग अडोप्ट कर रहे हैं। सेकेंडली उन्होंने बात की है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मॉडल। बेसिकली इसमें उन्होंने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, उसके अलावा बताया कि मतलब किसने प्रेजेंट किया, उसका बेसिकली सीन क्या। ये अब्राहम मैस्लो ने प्रेजेंट की थी हायरार्की ऑफ नीड्स। बेसिकली इसका पर्पस ये था कि एक मोटिवेशनल थ्योरी थी जिसने कैटेगराइज किया था ह्यूमंस की नीड्स को हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स में। उसके अलावा उन्होंने जो था इस स्ट्रक्चर को बेसिकली उन्होंने एक हायरार्की में लेवल दिए, मतलब उसे लेवल्स में अरेंज किया। लोअर लेवल नीड से उन्होंने स्टार्ट किया, उसको फुलफिल करते हुए फिर वो हायर लेवल नीड्स तक पहुँचे। इस तरीके से उन्होंने हायरार्की के 5 पॉइंट्स बताए। फर्स्ट पॉइंट देख लें बायोलॉजिकल नीड्स है उनका फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे उन्होंने डिस्कस ये किया बायोलॉजिकल पॉइंट्स में कि जो फंडामेंटल्स हैं ह्यूमन सर्वाइवल की, जैसे कि उसमें फूड, वाटर या एयर या हमारा जो सोना जागना, वो सारी चीज़ें हमारी बायोलॉजिकल नीड्स में आ जाता है। सेकेंडली उन्होंने बात की है सेफ्टी नीड्स की। जो सेफ्टी नीड में उन्होंने सजेस्टमेंट ये दी है कि ये जो नीड्स है मतलब फिजिकल और इमोशनल सिक्योरिटी की हो सकती है। सोशल नीड्स की बात कर लें तो इसमें बिलोंगिंगनेस का टॉपिक आ सकता है, फ्रेंडशिप आ सकती है, सोशल इंटरेक्शंस आ सकती हैं हमारी। फर्दर जो है सेल्फ इस्टीम की बात करें तो सेल्फ इस्टीम में वो कहते हैं कि इसमें ज़रूरत होती है रिकॉग्निशन की, कि आपके आइडेंटिफिकेशन जो नीड ऑफ रिकॉग्निशन हो, उसके अलावा रिस्पेक्ट, और कि आपकी मतलब एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज है वो बिल्डअप हुई हो। फर्दर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में वो कहते हैं कि इसमें एक इंडिविजुअल को नीड होती है कि वो अपने मतलब कि फुल पोटेंशियल को रीच करे, उसके अलावा अपनी पर्सनल ग्रोथ जो है उसको भी ज़्यादा मज़ीद बढ़ाए। इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मतलब कि हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस में। अब लास्टली उन्होंने डिस्कस ये किया, अगर थोड़ा सा इसको क्रिटिसिज्म इसका देख लें या फिर इसको थोड़ा सा वैसे कंक्लूड कर लें हम, वो कह रहे हैं कि जो थ्योरी है वो सजेस्ट करती है ईच लेवल पे नीड्स ऑफ सेटिस्फैक्शंस की इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती है ताकि वो मूव अप करें हायरार्की के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा क्रिटिसिज्म जो था इस थ्योरी पे वो ये था कि जो लोग थे लोगों को आइडिया नहीं था मतलब कि उनकी नीड्स जो है वो हर दफ़ा चेंज होती हैं, एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर रहती है उनकी नीड्स। फर्दर है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हुए और उसके बाद जो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो थी वो ट्रूली जो था उस पर आके टॉपिक हमारा फिनिश्ड होता है।
चैप्टर नंबर 20 देख लें। तो बेसिकली इसका टाइटल है 2 फैक्टर थ्योरी, हाइजीन थ्योरी। अब इसमें फर्दर कुछ और थ्योरीज भी उन्होंने ऐड किए हैं, जैसे कि हेल्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और इक्विटी थ्योरी है। अब बेसिकली 2 फैक्टर थ्योरी को या हाइजीन थ्योरी को देख लें। तो इसमें वो बात कर रहे हैं, अब प्रेजेंट इसे किया था, फ्रेडरिक ने प्रेजेंट किया था इस थ्योरी को। और ये थ्योरी बेसिकली एग्जर्ट करती है जॉब सेटिस्फैक्शंस पर, मतलब कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो डिपेंड करती है दो कैटेगरीज जैसे फैक्टर्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फैक्टर है वो है हाइजीनिक फैक्टर और दूसरा है मोटिवेटर। तो बेसिकली जो हाइजीनिक फैक्टर है वो नेसेसरी है, मतलब मेंटेन कर लें किसी भी एम्प्लॉय को विद इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा उसके बेसिक नीड्स के साथ रिलेटेड है, और समहाउ जो उसके सोशल नीड्स के एस्पेक्ट हैं वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो कि मैस्लो ने अपनी हायरार्की में प्रेजेंट किया, जो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया। फर्दर ये कि मोटिवेटर्स की बात कर लें तो वो अलाइन करते हैं हायर लेवल की नीड्स को, मतलब कि हमारी जो हायर लेवल की नीड्स हैं मैस्लो की हायरार्की के मुताबिक उसके साथ अटैच्ड हैं। फर्दर ये कि जो हाइजीनिक और मोटिवेटर्स दोनों फैक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं आपकी ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी को। फर्दर जो था हेल्सबर्ग ने रेकमेंड किया कि 2 स्टेप अप्रोच थी मोटिवेशंस की। फर्स्ट था कि वो इंश्योर करें कि हाइजीनिक फैक्टर्स जो सेटिस्फैक्ट्री हैं, मतलब इनकी वर्किंग कंडीशन और इनकी पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री हैं, तसल्ली बख्श है हमारे लिए। सेकेंडली उन्होंने कहा कि वो इंट्रोड्यूस करवाएं मोटिवेटर्स को, मतलब कि रिकॉग्निशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह ऐड की जाएँ। सेकेंडली उन्होंने बात की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की। अब इसमें वो कहते हैं कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो पोजिस्ट करती है कि जो लोग उन्हें मोटिवेट किया जाए, मतलब उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए उनके डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि अगर वो कोई काम करें तो उनको उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स भी मिलने चाहिए। फर्दर ये कि वो बिलीव करते हैं कि उन्हें कुछ अटेन हो, मतलब किसी काम करने से। और जो थ्योरी एम्फसाइज करती है इनहेरेंटली पॉजिटिव रिवॉर्ड्स पर, मतलब कि इसमें मोटिवेट करना तो है, मतलब इसमें सिर्फ मोटिवेटिंग नहीं होता, ये अनअटेनेबल भी आप इसे कह सकते हैं, मतलब अगर इसमें अनअटेनेबिलिटी है तो फिर ये मोटिवेट भी नहीं होगा। फर्दर ये कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट किया जाए, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको लाइक रिवॉर्ड रिसीव करने की उनको इंक्रीज़ किया जाए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ किया जाए, उनका मतलब उसके अलावा जो है डिफरेंट किस्म के जो है वो रिवॉर्ड्स वगैरह का लाइक इवेंट रखा जाए, जो मतलब कि उनको एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड्स दिए जाएं। अब रिवॉर्ड्स की फॉर्म में आप कह सकते हैं कि उनका अप्रेजल लगा दिया जाए या इस किस्म की कोई भी चीज़। फर्दर उन्होंने बात की है इक्विटी थ्योरी की। सो इक्विटी थ्योरी में उन्होंने डिस्कस ये किया है कि ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो असेस करें कि उनका जो ट्रीटमेंट है एम्प्लॉयर्स के बाय लाइक फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स वो कंपेयर किया जाए, मतलब उनके इनपुट्स को देखा जाए, जैसे कि उनकी एजुकेशन है, उनकी स्किल्स हैं, एफर्ट्स वगैरह को। अगर आउटपुट्स की बात कर लें तो उनकी सैलरी, प्रमोशन या बेनिफिट्स को भी जो है वो देखा जाए, उनके कलीग्स के अकॉर्डिंग उसे कंपेयर किया जाए। फर्दर ये कि जो फेयरनेस हो, मतलब कि फेवरेटिज़म का जो है वो सीन वो ना हो। उसके अलावा जो है ना रिवॉर्ड्स दिए जाएँ, और जो है और उसकी जो रेशियो है इन चीज़ों की उसको आइडेंटिकल होने की ज़रूरत ना पड़े, और मतलब इक्विटेबल प्रिजीव्ड हो। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंपेयर किया जाए उनके रेशियो के साथ, मतलब जो उनकी मार्केट में उस टाइम पे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ उनकी सैलरी वगैरह हर चीज़ को कंपैरिजन किया जाए। फर्दर ये कि जो मैनेजर है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए डिफरेंट आउटकम्स को मेंटेन करने के लिए मोटिवेशंस को। फर्दर जो है वो प्रिजीव करना चाहिए फेयरनेसेस को। ये सारे पॉइंट्स इसमें इन्होंने मेंशन किए। फर्दर लास्ट पे इन्होंने कहा कि जो थ्योरीज़ हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर रही है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशंस को, उसके अलावा मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को गाइड करने के लिए, और एक प्रोडक्टिव और एंगेज वर्कफोर्स को फोस्टर करने के लिए। चैप्टर नंबर 21 की बात करें तो बेसिकली जो टैक्स है ये कुछ भी किस्म की स्ट्रेटजीज़ को प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि इन्हांसिंग, मतलब उसके अलावा जॉब सेटिस्फैक्शंस की बात हो रही है, वर्क प्लेस की, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस पैटर्न है मोटिवेशन के, लीडरशिप के रिगार्डिंग उसको डिस्कस कर रहा है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका टॉपिक है वो रीइंफोर्समेंट और बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी है। सो इसमें ये थ्योरी जो है वो सजेस्ट कर रही है कि किस तरीके से लोगों के बिहेवियर को शेप किया जाए थ्रू द यूज़ ऑफ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। मतलब कि जो काम अच्छा हो तो आप मतलब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, या अगर आप काम प्रॉपर नहीं करें तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, जैसे आपका अप्रेजल कम कर दिया जाएगा या आपका अप्रेजल लगा दिया जाएगा। फर्दर ये कि जो मैनेजर्स हैं उनको मतलब कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को प्रेफर करना चाहिए, इवन के जो है एम्प्लॉयज़ उनको मोटिवेट करना चाहिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन सेंस कि उन्हें इनकरेज करना चाहिए उनके डिज़ायर्ड बिहेवियर के अकॉर्डिंग, और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उसको डिस्करेज करना चाहिए, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर से होने चाहिए। सेकेंडली देख लें ह्यूमन रिलेशंस। सो बेसिकली ह्यूमन रिलेशंस में वो मेंशन ये करेंगे जो ह्यूमन रिलेशन है परटेन करते हैं इंटरेक्शन एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के दरमियान में, मतलब कि जो मैनेजर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है, जो इंटरेक्शन है वो उसको मैटर करते हैं। फर्दर ये कि उनके जो एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड ईच अदर वो अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा ये फोस्टर करते हैं एक सेंस ऑफ फैमिली को एक वर्क प्लेस में। उसके अलावा ये इनकरेज करते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को बिटवीन टीम मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स। नेक्स्टली उन्होंने कहा है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कह लें आप इसको। सो इसमें अब वो कह ये रहे हैं जो इसका पॉइंट्स है ये दोनों मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट बाय एम्पावरमेंट। सो इसमें वो डिस्कस ये कह रहे हैं MBO में फर्स्टली वो ये कह रहे हैं कि जो MBO वो इन्वॉल्व होता है कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग में, मतलब कि एक प्रोग्रेस एवेल्यूशन का प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा ये प्रॉपरली इम्प्लेंटेड होता है। उसके अलावा MBO जो है फैक्टली मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, प्रोवाइड करके क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन और पर्पस को। और सेकेंडली पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड एम्पावरमेंट के बारे में बात की है। सो इसमें वो कह रहे हैं कि जो अप्रोच है इसमें इन्वॉल्व होता है लाइक जो है एम्प्लॉयज़ उनको आप डिसीजन मेकिंग सेंस अलाउ करते हो, आप उन्हें डिसीजन लेना अलाउ करते हो। फर्दर आप उन्हें अलाउ करते हो कि वो मतलब कि ऑनरशिप दिखाएं अपने रोल्स में और एम्पावर करें अपने एम्प्लॉयज़ को, और उनकी मतलब कि जो जॉब के लीड्स हैं उनको इंक्रीज़ करें, सेटिस्फेक्शन उनके एंगेजमेंट उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी इंक्रीज़ करें। टीम मैनेजमेंट की बात कर लें या टीम वर्क की बात कर लें। सो उसमें वो कह रहे हैं कि जो टीम मैनेजमेंट है उसमें इन्वॉल्व होता है कि ग्रांटेड करना, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देना, और उसके अलावा स्पेसिफिक टास्क देना उनको, जैसे कि मैंने पहले कहा कि उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना जो कि फोस्टर करती है उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उसके अलावा इन्वॉल्व करते हैं अमंग टीम, मतलब कि एक टीम मेंबरशिप बेस से क्रिएट होती है। फर्दर उन्होंने इसमें बात की है जॉब इनरिचमेंट की और रीडिज़ाइन की। सो जॉब इनरिचमेंट को अगर हम देख लें, सो जॉब इनरिचमेंट जो है वो एड्स करती है मोटिवेटिंग फैक्टर्स को, जिसमें कि जॉब एक्टिविटीज़ के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि लाइक जॉब इनरिचमेंट जो है वो मोटिवेट करती है जॉब एक्टिविटीज़ को। और उसके अलावा जो जॉब डिज़ाइन है वो उसका एम बेसिकली होता है कि वो क्रिएट करे एक बेटर फिट को, मतलब एक बेटर फिट और एक बेटर रिलेशनशिप क्रिएट करे बिटवीन एम्प्लॉयज़ और देयर रोल्स। फर्दर ये कि वो अप्रोच करें इन्हांस करें जॉब सेटिस्फेक्शंस को, और प्रोवाइड करें अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ के लिए, लर्निंग के लिए और फर्दर वैरायटीज़ के लिए। नेक्स्टली देख लें तो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। अब साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस है एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के दरम्यान में, जिसमें कि मतलब कि जो डायनामिक्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मैनेज करती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को इफेक्टिवली। फर्दर ये कि वो मेंटेन करते हैं मोटिवेशंस को और अपने एंगेजमेंट्स को। और उसके बाद उन्होंने बात किया मैनेजरियल स्टाइल एंड लीडरशिप की। सो अब यहाँ पे वो बात ये कर रहे हैं कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज स्टाइल के अकॉर्डिंग। उसके अलावा जो इफेक्टिव लीडरशिप है उसमें इन्वॉल्व होता है अडेप्ट करना स्टाइल डिफरेंट सिचुएशंस में, और रिस्पॉन्सिव रहना, मतलब कि अपनी नीड्स को डाइवर्स वर्कफोर्स के अकॉर्डिंग चेंज करना भी इसमें ऐड है। नेक्स्टली वो इसमें डिस्कस कर रहे हैं चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ मोटिवेशन एंड लीडरशिप। अब बेसिकली इसमें वो बात ये कर रहे हैं कि लाइक
जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे मतलब एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, उन्हें कैसे इवॉल्व किया जाए, एम्फसाइज कैसे किया जाए, मतलब कि एम्फसाइज करना डिफरेंट फैक्टर्स में मॉनिटरी के रिवॉर्ड्स के ज़रिए। उसके अलावा जो लीडरशिप के स्टाइल्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, और उसमें एक शिफ्ट आनी चाहिए टुवर्ड्स एम्पावरमेंट और इंक्लूसिविटी के बारे में भी, और फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम देख लें इसका मॉडिफाइड वर्क शेड्यूल, सो उसमें वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो शॉर्टली अगर डिस्कस करूँ तो कह रहे हैं कि जो मॉडिफाइड शेड्यूल है उसमें लाइन वर्क होना चाहिए, फ्लेक्स टाइम होना चाहिए, टेली कम्युनिकेटिंग होनी चाहिए, वायरल वर्चुअल ऑफिसेज भी मतलब प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए उनको। और उसके अलावा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ के लिए जो है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए उनको। और ये जो अरेंजमेंट्स हैं ये लीड करती हैं एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस में और एक हायर जॉब सेटिस्फेक्शन पे। फर्दर ये कि ये जो सारा प्रोसेस है इसका, अब इसको अगर हम देख लें शॉर्टली, सो ये इनकॉर्पोरेट कर रहा है कुछ स्ट्रेटजीज़ को जो कि क्रिएट कर रही है मोटिवेट और एंगेज वर्कफोर्स को, और उसके अलावा कंट्रीब्यूट कर रही है इम्प्रूवमेंट में जॉब सेटिस्फैक्शंस की, और ओवरऑल जो है ये एक मोरल है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लें तो उसका टाइटल है व्हाट इज़ मार्केटिंग। सो बेसिकली इसमें डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो मार्केटिंग है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है प्लानिंग का, एग्जीक्यूटिंग और मैनेज करने का वेरियस एक्टिविटीज़ को, जो कि आपकी किसी भी किस्म की प्रोडक्शन से, किसी भी किस्म की क्रिएशन से, प्राइसिंग या प्रमोशन वगैरह से रिलेटेड है। उसके अलावा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट भी आ जाता है, सर्विसेज भी आ जाती हैं, और काफ़ी किस्म के मतलब आइडियाज़ वगैरह भी हमारे इसमें ऐड हो सकते हैं। और फर्दर वो बात ये कर रहे हैं कि ये एक प्राइमरी गोल है क्रिएट करने का, मतलब या एक्सचेंजेस करने का आपकी सेटिस्फैक्शंस को इंडिविजुअल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव में। इन सिंपल टर्म्स बात करें तो जो मार्केटिंग है वो इन्वॉल्व होती है आइडेंटिफाई करने में नीड्स को और वांट्स को एक पोटेंशियल कस्टमर की, और फुलफ़िल करने की उनकी नीड्स को और वैल्यूएबल ऑफरिंग देने के लिए। फर्दर ये बात की है उन्होंने कि जो मार्केटिंग है वो सर्व करती है एक वाइटल रोल सोसाइटी में, मतलब कि बाय हेल्पिंग द पीपल, और जो उनके डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करके भी, और उसके अलावा जो प्रोडक्ट और उसकी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करके भी, और ये रिवॉल्व करती है मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू के रिगार्डिंग। फर्दर ये कि इसका कंपैरिजन अगर देख लें सो मतलब कि एक कंपैरिजन है इसका बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट में और एक कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, मतलब कि बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट और कॉस्ट एसोसिएटेड दोनों में थोड़ा सा इनका कंपैरिजन भी फर्दर मेंशन किया। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो मार्केटिंग है वो इन्हेंस करती है आपकी वैल्यूज़ को ऐड करके किसी भी प्रोडक्ट में यूटिलिटी। उसके अलावा जो प्रोडक्ट हैं वो अचीव करते हैं थ्रू टाइम, प्लेस, ओनरशिप फ्रॉम यूटिलिटी, आप ये भी कह सकते हैं फर्दर। और लास्टली उन्होंने इसमें जो डिस्कस किया है वो ये है कि जो मार्केटिंग है वो कवर करती है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को, इनकम्पस करती है गुड्स को, सर्विसेज को, आइडियाज़ को, इन्वॉल्व करती है प्रमोशंस को, टैंगेबल आइटम्स की जैसे कि कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, और उसके अलावा इंटैंगेबल ऑफर्स लाइक सर्विसेज या कोई भी किस्म का कॉन्सेप्ट है। रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात कर लें तो वो एक अप्रोच है जो कि एम्फेसाइज करती है बिल्डिंग इन ड्यूरिंग कनेक्शंस को कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, या फिर जो भी फैसिलिटेड एरियाज़ हैं उनके साथ, उनकी परचेजेस को लेकर, उनके इंसेंटिव्स को लेकर, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के बारे में। अब लास्टली अगर इसको इन एसेंस देखें इसको, तो जो मार्केटिंग है वो आइडेंटिफाई करती है नीड्स को, फुलफिलिंग करती है वैल्यूएबल ऑफरिंग को, फोस्टर करती है रिलेशनशिप्स को, बेनिफिट्स को, और जो कंज्यूमर्स और बिजनेसमैन के रिलेशंस हैं उनको, एक डायनामिक और मल्टी फैक्टेड जो फील्ड है जो प्ले कर रही है क्रूशियल रोल आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। उसके अलावा सेटिस्फैक्शन है इसमें कंज्यूमर्स की काफ़ी हद तक। चैप्टर नंबर 23 को देख लें। सो बेसिकली उसमें उन्होंने कहा है कि मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताया, मतलब कि जो मार्केटिंग है वो स्टार्ट होती है बिफोर प्रोडक्शन डिसीजंस आर मेड, और जो सेलिंग है वो प्रोडक्शन डिसीजंस के बनने के बाद शुरू होती है। नेचर देख लें सो मार्केटिंग की जो नेचर है वो होलिस्टिक अप्रोच है और टोटल सिस्टम है, बल्कि जो सेलिंग है वो फोकस करती है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पर।
नेक्स्टली जो है उनका फोकस होता है मार्केटिंग वालों का जो है वो क्रिएट करने में कस्टमर्स की वैल्यूज़ और सेटिस्फैक्शंस को, और उसके अलावा क्लोज करने में सेल्स और ट्रांसफॉर्मिंग करने में ओनरशिप। और जो ड्यूरेशन देख लें तो मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बल्कि जो सेलिंग है वो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात कर ली जाए यहाँ पे, तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट है उसमें बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए या कंजप्शंस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि टी है, सोप है या टूथपेस्ट वगैरह। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो हैं हमारे वो इंडस्ट्री के वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, केमिकल्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स वगैरह। और नेक्स्टली जो है इसमें रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। सो जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है हमारी, उसके भी काफ़ी ज़्यादा लाइक इसमें फैक्टर्स हैं। लाइक अगर आप देख लें तो रिलेशनशिप मार्केटिंग इन्वॉल्व होती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने में अपने कस्टमर्स के साथ। अब इसमें मेथड्स यूज़ हैं, जैसे कि फ़ोन कॉल्स हैं, गिफ्ट सेंडिंग है, या फिर आपकी मेंटेनिंग ऑनगोइंग कम्युनिकेशन जो कि फोस्टर कर रही है रियलिटीज़ को। फर्दर ट्रांजैक्शन मार्केटिंग की बात करें तो जो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग है वो फोकस करती है इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ सेल पर, उसके मतलब कि उस पर फोकस नहीं करती वो, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन पे फोकस नहीं करती, जबकि वो फोकस करती है बेसिकली बिल्डिंग लास्टिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स पर। नेक्स्टली उन्होंने कहा कि फैक्टर इन्फ्लुएंस द मार्केट सिस्टम। सो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली जो एनवायरनमेंट पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी दिस। अब इसमें वो कह रहे हैं कि मार्केटिंग का जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है उसको डिस्कस किया है, तो वो एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो इन्फ्लुएंस करता है वेरियस फैक्टर्स को। अब इसमें पहले आता है पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, जिसमें कि लॉ, रेगुलेशन, पॉलिटिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री को, वो ऐड है। सेकेंड पॉइंट है इसका सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। तो इसमें ट्रेंड्स आ जाते हैं, डेमोग्राफिक्स और कल्चर शिफ्ट है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट देख लें, जो इनोवेशंस आई हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजीज़ है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है इसका, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इंटरेस्ट रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ या कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो लास्टली है, सो इसमें कंपटीशन है फ्रॉम सब्सिडिड प्रोडक्ट्स का और ब्रांड्स का, इंटरनेशनल कंपटीटर्स का। फर्दर उन्होंने डिस्कस किए हैं इसके कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे वो कह रहे हैं रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर के बारे में बात करें। सो रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर को देख लें, सो उसमें वो कह रहे हैं कि ये एक रिस्पॉन्सिबल मतलब कि चीज़ है, एक मार्केटिंग मैनेजर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है, ओवरसी करता है मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को। उसके अलावा इसके रोल्स में इंक्लूड होता है आइडेंटिफाई करना कस्टमर की नीड्स को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखना, प्राइसिंग डिसीजन देखना, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग, रिसर्च और टीम मैनेजमेंट को देखना। लास्टली इसमें उन्होंने डिस्कस किया मार्केटिंग प्लान को। सो एक जो मार्केटिंग प्लान है वो रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि आउटलाइन करता है मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। उसके अलावा इसमें इंक्लूड करता है वो एक एग्जेक्टिव समरी, एक करंट मार्केट एनालिसिस होता है। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी असेसमेंट्स या फिर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ले लें, स्ट्रेटजीज ले लें, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट्स और एक कंट्रोल मैकेनिज्म है वैल्यूएशन के लिए, सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द मार्केटिंग मिक्स है। बेसिकली इसमें इसके 4 पीस को डिस्कस किया गया। सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सो अगर प्रोडक्ट को देख लें तो रिप्रेजेंट करता है गुड्स को, सर्विसेज को और आइडियाज़ जो कि कंज्यूमर्स की वांट्स को मीटअप करे, की नीड्स को मीटअप करे। प्रोडक्शन डिफ्रेंसिएशन इन्वॉल्व होती है इसमें, जैसे कि क्रिएट करता है यूनिक फीचर्स अट्रैक्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। फर्दर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग में इन्वॉल्व होता है सेट करना अप्रोप्रिएट प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जो कि अफेक्ट करता है सेल्स के वॉल्यूम को, प्रॉफिट को। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं इसमें, जैसे कि कॉस्ट है, मार्केट डिमांड है, परसीव वैल्यू है। थर्डली उन्होंने डिस्कस किया है इसमें प्लेस को। सो जो प्लेस है आप करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि रेफर करें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को, मेथड्स को, मतलब किस तरीके से जो है वो सामान या जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से डिलीवर किया जा रहा है प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। और इसमें जो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंश्योर करती है कि जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल कहाँ पे है और कब है और कस्टमर्स को क्या चाहिए।
प्रमोशंस की बात कर लें तो ये अंडरलाइन कर रहा है आपकी एक्टिविटीज़ को, जैसे कि कम्युनिकेट करना, मार्केट प्रोडक्ट्स को टारगेट करना ऑडियंस के दरम्यान में। उसके अलावा इसमें एडवर्टाइजिंग आ जाती है, पब्लिक रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, सेल प्रमोशंस है और कुछ और एफर्ट्स जो कि क्रिएट करते हैं आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए और ड्राइविंग सेल्स के लिए। नेक्स्टली इसमें डिस्कस किया इन्होंने टारगेट मार्केटिंग और मार्केटिंग सेगमेंटेशंस को। सब जो मार्केट है उससे कंसिस्ट आप कह लें कि वो करती है, वो पोटेंशियल कस्टमर्स पे या बिजनेस इंटरेस्ट पे कंसिस्ट करती है एक प्रोडक्ट की, और वो एबल करती है कि उसे परचेज़ किया जाए। अब सेगमेंटेशन जो है मार्केट में वो उसे डिवाइड करते हैं हम डिफरेंट स्मॉलर और होमोजीनियस ग्रुप्स में, जिसमें मार्केट सेगमेंट कहते हैं। जो सेगमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं बिहेवियर्स के और नीड्स के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे कुछ कॉमन सेगमेंट्स हैं, मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफाई किए गए हैं। सो फर्स्टली आप देख लें तो यहाँ पे इसका जो पहला सेगमेंट है वो है जियोग्राफिकल सेगमेंट। सो अब इसमें होता क्या है कि डिवाइडिंग मतलब कि बेसिकली इसमें मार्केट को डिवाइड किया जाता है अपने जियोग्राफिकल एरियाज़ के ऊपर डिपेंड करते हुए, मतलब रीजन्स को, सिटीज़ को, नेबरहुड्स को कस्टमाइज़ किया जाता है प्रोडक्ट की स्पेसिफिक लोकेशंस के साथ। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन को देख लें तो ये कैरेक्टरिस्टिक बेस होती है लाइक एज, जेंडर या इनकम, रेस पे, ऑक्यूपेशन, एथेंटिसिटी पे आपकी। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एज वो माइंड से रिलेट कर रहा है, सो इसमें आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को एनालाइज किया जाता है, इंटरेस्ट देखे जाते हैं, आपके ओपिनियंस, आपका लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ इसमें जो है वो मेनली देखा जाता है। बिहेवियर सेगमेंटेशन जो है इसमें उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं मार्केट को अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नॉलेज, उसके एटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, यूजेज, रिस्पॉन्स टू प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो हम उसमें डिवाइड करते हैं। और इसका जो बेसिकली टास्क होता है वो ये होता है कि वो बिहेवियर जो है उसका स्पेसिफिक रहे और जो कस्टमर्स की नीड्स हैं उनको टारगेट किया जाए। सो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट। सो नेक्स्टली जो वीडियो है इसमें चैप्टर नंबर 25